जापान का फुकुशिमा प्रांत, यहाँ रहने वाले केनेसी कुरोसावा मार्च 2011 में 40 बरस के थे। कुरोसावा उन गिनती के लोगों में से थे जो किसी तरह बचने में कामयाब रहे, मगर वो मंजर भूल नहीं सके। मार्च 2021 में उन्होंने अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN को अपनी कहानी सुनाई थी। कहा था, मेरे चारों तरफ समंदर था, पानी इतना ठंडा था कि छूने भर से कपकपी फैल जाती थी। सुनामी की ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है जब तक आप खुद उसका अनुभव ना कर लें। एक ऐसी खतरनाक शक्ति है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को निगल जाती है। 11 मार्च 2011 को जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका एपिसेंटर फुकुशिमा के पास में ही था। भूकंप के बाद सुनामी भी आई। इस हादसे में 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 1,20,000 से अधिक घर तबाह हो गए। जापान को $210 बिलियन उनका नुकसान हुआ। ये अब तक की सबसे महंगी आपदा है। पैसों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन जिनके अपने चले गए उन्हें कभी नहीं लौटाया जा सकता। उनकी जो टीस है वो अभी भी जिंदा है। साथ में जिंदा है न्यूक्लियर रिएक्टर के लाखों लीटर पानी में रेडियो एक्टिविटी। 2011 में आई सुनामी और भूकंप के बाद फुकुशिमा का न्यूक्लियर प्लांट अपने आप बंद हो गया। फिर इमरजेंसी जनरेटर्स चालू किए गए। उनकी मदद से रिएक्टर्स को ठंडा रखा जा रहा था, लेकिन सुनामी के चलते आई बाढ़ से ये जनरेटर्स भी बंद हो गए। इससे रिएक्टर के अंदर रखा न्यूक्लियर ईंधन गर्म होता गया। 3 रिएक्टर्स अंदर से पिघल गए, जिसके कारण हवा और पानी में रेडिएशन फैला। हजारों लोगों को बाहर निकालना पड़ा। कई इलाकों की घेराबंदी की गई। इसमें आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। बाद में क्या हुआ? बाद में जापान सरकार ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरी तरह बंद कर दिया, मगर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल बचा हुआ था। फिर से कोई हादसा ना हो, उसके लिए कंट्रोल ज़रूरी था। न्यूक्लियर रॉड्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर रॉड्स के संपर्क में आते ही पानी रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसलिए उसको खुले में नहीं छोड़ा जाता। ये पानी इंसान की सेहत और समंदर में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए जहरीला है। रेडियो एक्टिव पानी को समंदर में रिलीज करने के लिए तय मानक हैं। जापान पहले पानी को ट्रीट करता है, फिर वाटर टैंक्स में जमा कर रखता है। 12 बरस बाद इसकी मात्रा 1,30,00,000 लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है। 1,000 से ज़्यादा टैंक्स भर चुके हैं। अब जगह भी कम पड़ने लगी है। लेकिन हम आज उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 24 अगस्त को जापान ने पहली बार रेडियो एक्टिव पानी का एक हिस्सा समंदर में छोड़ा। दावा किया कि जहर का असर खत्म किया जा चुका है। एटॉमिक एनर्जी की सबसे बड़ी संस्था IAEA ने हरी झंडी दिखा दी है। अब डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन डर तो है, साथ में गुस्सा भी है। सबसे ज़्यादा नाराज चीन है। चीन जापान के सी फूड का सबसे बड़ा खरीदार है। उसने फुकुशिमा से आने वाले सी फूड पर पहले से बैन लगा रखा है। 24 अगस्त को बैन का दायरा बढ़ाकर पूरे जापान पर कर दिया। इससे पहले साउथ कोरिया भी रिएक्टर का पानी छोड़ने पर आपत्ति जता चुका है। फिलहाल के लिए सरकार तो मान गई है, लेकिन वहां की जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन और साउथ कोरिया जापान के निकटतम पड़ोसियों में से हैं। जापान के फैसले का असर सबसे ज्यादा उन्हें ही झेलना है। ऐसे में वे अपने हिसाब से सपोर्ट और विरोध कर रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि सपोर्ट या विरोध की कड़ी पर्यावरण और स्वास्थ्य से ज्यादा राजनीतिक फायदे से जुड़ी हुई है। इसमें एक सिरा अमेरिका का भी है। तो आज के शो में हम जानेंगे जापान रिएक्टर का पानी समंदर में क्यों छोड़ रहा है, चीन बढ़ चढ़कर इसकी मुखालफत क्यों कर रहा है और इस कवायद का बाकी दुनिया पर क्या असर होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी जापान की। जापान सघन आबादी वाले द्वीपों की श्रृंखला है। इसके उत्तर में ओखोत्स्क सागर और दक्षिण में ईस्ट चाइना सी पड़ता है। पश्चिम में जापान सागर है। जापान सागर को पार करते ही नॉर्थ और साउथ कोरिया की सीमा शुरू हो जाती है और उसके तुरंत बाद आता है चीन। तीनों देशों के साथ जापान की ऐतिहासिक दुश्मनी रही है। नॉर्थ और साउथ कोरिया 1948 से पहले तक एक थे। जापान ने पूरे कोरिया पर दशकों तक शासन किया। जापानी सैनिकों ने हजारों कोरियाई महिलाओं को कंफर्ट विमेन बनाकर रखा। साउथ कोरिया मुआवजे और माफी की मांग करता रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की अगर हम बात करें तो जापान ने चीन में भी जबरदस्त तबाही मचाई थी। 1937 का नानजिंग नरसंहार दोनों देशों के बीच तकरार का बड़ा कारण रहा है। जापान की जमीनी सीमा किसी भी दूसरे देश से नहीं लगती। आबादी लगभग 12 करोड़ 60 लाख है। आधिकारिक भाषा है जापानी। करेंसी का नाम जापानी येन। राजधानी है टोक्यो।
नई दिल्ली से टोक्यो की दूरी लगभग 6000 किलोमीटर है। समय की सुई भारत की तुलना में 3.5 घंटे आगे रहती है। माने जब भारत में रात के 8:30 बजते हैं तब जापान में रात के 12 बज रहे होते हैं। आज के समय में जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है, मगर क्या हमेशा से ऐसा था? जवाब है नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुल्क बुरी तरह तबाह हुआ। कुछ समय तक अमेरिका ने अपने कंट्रोल में भी रखा। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिस पर परमाणु बम से हमला हुआ। अगस्त 1945 में अमेरिका ने लिटिल बॉय और फैटमैन गिराया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। यह अभी तक के इतिहास में हुआ इकलौता परमाणु हमला है। हमले के बाद जापान को हार स्वीकारनी पड़ी। हिरोशिमा और नागासाकी का दंश बरकरार रहा। इसके बावजूद एक दशक बाद ही जापान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की तैयारी कर रहा था। 1966 में उसने पहला प्लांट शुरू भी कर दिया था और इसकी 3 बड़ी वजहें थी। नंबर 1, रिसोर्सेस की कमी। जापान में प्राकृतिक संसाधन ना के बराबर है। उनके पास कच्चा तेल नहीं था, कोयला खत्म हो रहा था। इसके चलते अर्थव्यवस्था चौपट हुई जा रही थी। न्यूक्लियर एनर्जी में जापान को अपना भविष्य दिखाई दिया। नंबर 2, टेक्नोलॉजी के प्रति उदारता। जापान नई तकनीकों को अपनाने के मामले में हमेशा आगे रहा है। 1950 के दशक में दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर चर्चा हो रही थी और उसी समय खतरों को लेकर भी आशंकाएं उठ रही थी, मगर जापान ने कहां फोकस किया? संभावनाओं पर। नंबर 3, बिजनेस बढ़ाने का मौका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ समय बाद ही कोरियन वॉर शुरू हो गया। अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था, जापान उसका बेस था। यूएस मिलिट्री को हैवी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती थी, तो उस दौर में जापान में कई कंपनियां उभरी, मसलन तोशिबा, मित्सुबिशी, हिताची आदि। आज के समय में ये दूसरी वजहों से जानी जाती, लेकिन शुरुआत में कंस्ट्रक्शन के लिए सामान मुहैया कराते थे। वॉर खत्म होने के बाद कंपनियों को न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर ध्यान लगाने के लिए कहा गया। 1963 में जापान में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू हुआ। कमर्शियल ऑपरेशन 1966 में चालू हो गया। फुकुशिमा वाले प्लांट में कुल 6 यूनिट्स हैं। पहले की शुरुआत हुई थी 1971 में। इसको टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ऑपरेट करती है। 40 बरसों तक प्लांट ठीक ठाक चलता रहा। फिर मार्च 2011 में तिहड़ा हादसा हुआ, सुनामी, भूकंप और फिर फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट। हादसे के बाद प्लांट की यूनिट संख्या 1, 2, 3 और 4 इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। पावर सप्लाई बंद होने के कारण कूलिंग सिस्टम ठप हो गया, उनके कोर पिघल गए, जिसके कारण रेडिएशन भी फैला। 2014 में बाकी 2 यूनिट्स को भी बंद कर दिया गया। 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। तमाम उपाय अपनाने के बाद भी वो इलाका रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। फाइनल करने में 40 से 50 बरसों का समय लग सकता है। इसके अलावा बंद पड़े रिएक्टर्स में न्यूक्लियर कचरा पड़ा है। न्यूक्लियर फ्यूल वाली छड़ें भी हैं। उन्हें ठंडा रखने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया गया, उसके भंडारण की खासी दिक्कत पैदा हुई। सुनामी के लगभग 1 महीने बाद वैज्ञानिकों ने लगभग 10,000 टन प्रदूषित पानी प्रशांत महासागर में छोड़ा था। इसके कारण बड़ी संख्या में मछलियों और समुद्री जीव जंतुओं पर असर पड़ा। मछुआरों ने नाराजगी जताई और फिर सरकार को पीछे हटना पड़ा, लेकिन समस्या बनी रही। एक तो फ्यूल रॉड्स को ठंडा करने वाला पानी लगातार जमा हो रहा था, दूसरा प्लांट में मौजूद पानी जमीन से रिस कर बाहर जा रहा था। 2013 में टेप्को ने खुलासा किया कि प्लांट में रखा रेडियो एक्टिव पानी धीरे धीरे जमीन में रिस रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर और समुद्र के पानी पर असर पड़ रहा है। 2016 में रिएक्टर के पास अंडरग्राउंड दीवार बनाई गई। उस दीवार को बहुत ठंडा किया जाता, जिससे रेडियो एक्टिव पानी का रिसाव कम हो सके। दूसरी समस्या जुड़ी हुई थी प्रदूषित पानी की मात्रा में बढ़ोतरी से। रॉड्स को ठंडा करने वाला पानी लगातार बढ़ रहा था, वो प्रदूषित था, उसे यूं ही बाहर नहीं छोड़ा जा सकता था। इस पानी को फिल्टर करके टैंक्स में रख दिया जाता था। अभी तक टैंक्स की संख्या 1000 से ऊपर जा चुकी है। वैज्ञानिक इस पानी को बाहर छोड़ने के खिलाफ थे। कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ उसमें उच्च स्तर के रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे ट्रिटियम और कार्बन 14 शामिल हैं। उनसे सीधे तौर पर इंसान को खतरा नहीं है, लेकिन मात्रा बढ़ने से ये कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। इतना प्रदूषित पानी एक जगह इकट्ठा होना खतरनाक बात थी। इसके अलावा जगह की कमी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के भविष्य पर भी संकट पैदा हो रहा था। और फिर आया नवंबर 2018। IAEA ने कहा खतरा बढ़ रहा है, जापान को इस पानी का जल्द से जल्द निपटारा कर लेना चाहिए। जापान पानी को समंदर में बहाने के लिए तैयार था, लेकिन इसमें 3 बड़ी अड़चनें आ रही थी। नंबर 1, IAEA की मंजूरी। IAEA यूएन की संस्था है, दुनिया भर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसके इस्तेमाल पर निगरानी रखती है। उनका कहना था कि जापान पहले तय मानक के हिसाब से फिल्टर कर ले,
फिर हम हरी झंडी देंगे। आईएईए की टीम ने कई दफा प्लांट का दौरा किया, जांच पड़ताल की, फिर जुलाई 2023 में इजाजत मिल गई। आईएईए ने कहा कि जापान ने पानी छोड़ने का जो प्लान बनाया उसमें खतरा नहीं है, इससे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, चीन और साउथ कोरिया की नाराजगी। आप इस मैप को गौर से देखिए। इस नक्शे से जापान, चीन और साउथ कोरिया की भौगोलिक स्थिति का ठीक ठाक अंदाजा आप लगा पा रहे होंगे। अगर जापान ये पानी समुद्र में छोड़ता तो प्रदूषण का खतरा पैदा होता, इससे समुद्री जीवन भी प्रभावित होता। चीन ने इस पर आपत्ति जताई। विरोध की एक बड़ी वजह यह भी कि वो जापान से बड़ी मात्रा में सी फूड खरीदता है। चीन और हांगकांग मिलकर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का सी फूड खरीदते हैं, लेकिन चीन अब अपने लोगों की हेल्थ को लेकर चिंतित है। साउथ कोरिया में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। सरकार जनता को भरोसा दिला रही कि कोई खतरा नहीं है, वहीं विपक्ष ने विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। एक सर्वे के मुताबिक साउथ कोरिया की 80% जनता विरोध में है। नंबर 3, रोजी रोटी छीनने की आशंका। जापान के मछुआरे सरकार के फैसले से बेइंतहा नाराज हैं। चीन ने पूरे जापान से सी फूड के आयात पर बैन लगा दिया है और भी कई देश जापान के सी फूड से परहेज करेंगे। ये हजारों मछुआरों के भविष्य पर आघात होगा। विरोध के बीच 24 अगस्त से जापानी प्लांट का पानी समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया है। ये पानी जमीनी सुरंग के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। पूरा पानी रिलीज करने में कम से कम 30 बरस का समय लगेगा। अब आपको अमेरिका वाला एंगल भी यहाँ पर बताते हैं। जानकारों का कहना है कि विरोध और समर्थन के पीछे हेल्थ से ज्यादा पॉलिटिक्स है। अगस्त 2023 में अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान को साथ लाने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि वे एशियाई नेटो बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। एक समय तक साउथ कोरिया और जापान एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चीन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उन्होंने साथ आने का फैसला किया है। अमेरिका इसमें लीडर की भूमिका निभा रहा है और यही वजह है कि साउथ कोरिया जापान के फैसले का समर्थन करने लगा है, जबकि चीन पुरजोर मुखालफत पर अड़ा हुआ है। जापान के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। 24 अगस्त को ब्रिक्स देशों की समिट समाप्त हो गई। समिट के आखिरी दिन 2 बड़ी घटनाएं हुई। नंबर 1, नए सदस्यों की एंट्री। ब्रिक्स में फिलहाल 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस बार की समिट में 6 और देशों को जोड़ने का फैसला लिया गया। ये देश हैं अर्जेंटीना, ईरान, यूएई। भारत ने विस्तार का समर्थन किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए। भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। दूसरी घटना पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से जुड़ी हुई है। समिट शुरू होने से पहले चर्चा थी कि पीएम मोदी और जिनपिंग अलग से मीटिंग करेंगे। इसमें एलएसी और दूसरे विवादित मुद्दों पर बात होगी। मीटिंग हुई भी, रिपोर्ट्स हैं कि उसमें सीमा विवाद पर चर्चा हुई। कहा गया ये औपचारिक सेटअप में हुई बातचीत है। फिर 25 अगस्त को कुछ और ही कहानी सामने आई। विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि चीन ने फॉर्मल मीटिंग की दरख्वास्त की थी, मगर मीटिंग इनफॉर्मल थी। अगर आप ब्रिक्स के विस्तार, इसमें भारत की भूमिका, चीन की दादागिरी जैसे मुद्दों पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस हफ्ते की मास्टर क्लास आप देख सकते हैं। मास्टर क्लास नए फॉर्मेट में आपके सामने फिर से आ रही है। तारीख और समय नोट कर लीजिए, 26 अगस्त को रात 8 बजे। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।